बट जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, क्या मैं उनके लिए कभी कुछ कर पाऊंगी? क्योंकि ये नेचर को देखने के लिए लोग अमेरिका से भी उत्तराखंड आते हैं। सिर्फ उस अपने विजन में रखूंगी कि वो ताज मेरे सर पे है। ये फेशियल योगा क्या है और बताएं क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है? वो मेरा सपना है और तुम जियोगी। मैं अपनी मास्टर्स के लिए महाराज जी के पास पहुंची, दिल्ली पहुंची, देहरादून से बाहर निकली। बट कोई बात नहीं, आंसू भी आए और दुख भी बहुत हुआ, इतनी मेहनत करी थी। नाइन्टी 91.2 NIVH देहरादून देख और सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनोखा अंकित और आज मेरा दिल थोड़ा सा घबराया हुआ सा है, शर्माया हुआ सा है। क्यों? क्योंकि मैं 4 लाइनें पहले आपको सुनाता हूं, फिर बुलाता हूं अपने मेहमान को जो आज हमारे साथ हैं। उत्तराखंड का आपके सर पर ताज है, इस बात का बेहद हमें नाज है। खुशनसीब हैं हम कि इस पल में आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मिसेज उत्तराखंड का हमारे NIVH देहरादून के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप हमें सुनेंगे। मैम ना सिर्फ मिसेज उत्तराखंड हैं बल्कि वो कथक स्पेशलिस्ट भी हैं, कथक डांसर भी हैं, एंकरिंग भी करती हैं और जुम्बा से लेकर बेली डांसिंग भी सिखाती हैं। और मैम का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH देहरादून पर। धन्यवाद। तो मैम शुरुआत हम आपकी करेंगे उस सफ़र से जिसे हम कह रहे हैं मिसेज उत्तराखंड। तो मिसेज उत्तराखंड का सफ़र के बारे में आप सबसे पहले हमें कैसे बताएंगे? ये सफ़र कहाँ से और शुरू हुआ? ख़त्म तो मिसेज उत्तराखंड पे हुआ, पर शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये जर्नी सिर्फ एक छोटे ऐड से स्टार्ट हुई थी। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। तो और मुझे पेजेंट्स देखने का बहुत शौक है। प्रियंका चोपड़ा को, सुष्मिता सेन को सुनने का मतलब काफ़ी इंटरेस्ट पहले से ही रहा है मेरा। और ये सुनते-सुनते वही आज एआई का ज़माना है, तो हम एआई के थ्रू ये ऐड मेरे पास आया कि मिसेस उत्तराखंड के ऑडिशन हो रहे हैं और ऑडिशन में आपको ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आपकी इंटरव्यू होगा उसमें। तो पहले तो थोड़ी-सी झिझक हुई क्योंकि कभी पेजेंट्री और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमेशा से नृत्य से रिलेटेड या ज़ुम्बा से रिलेटेड यही सब किया है स्टेज पे। हाँ, हमेशा से लाइफ़ टाइम स्टेज पर रही हूँ और आर्टिस्ट रही हूँ, तो स्टेज से थोड़ी तो घबराहट आज भी होती है, ऐसा नहीं है। बट देन रजिस्ट्रेशन किया, बताया किसी को नहीं, ये ऑनेस्ट बात है। अपने दिल में रखी ये बात क्योंकि पेजेंट्री है, बहुत सारे ख़्याल आते हैं जब हम और स्पेशली जब आप मिसेस बन जाते हैं, जब आपके पास एक फैमिली होती है, आपके इन-लॉज़ आपके साथ होते हैं और आपके हस्बैंड हैं। बट ये है कि मैं भगवान से यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पास बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड और सपोर्टिव मदर इन लॉ हैं। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताया कि मैं ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक आप वैलिडेशन हमेशा किसी ना किसी से हमेशा लेते हैं। तो हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने बोला कि अरे मेरे लिए तो तुम वैसे ही रानी हो और मैं तो तुम्हें क्राउन में देख चुका हूँ। तो ये सब हस्बैंड से भी परमिशन मिल गई। फिर सबसे बड़ी बात थी कि अपनी मदर इन लॉ से परमिशन लेनी थी कि देखिए घर के सबसे बड़े सदस्य वही हैं, हमें आगे बढ़ाने वही हैं और सपोर्ट करने वाले वही हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला, तो मुझे आज भी याद है कि उनके चेहरे पे वो खुशी थी कि मेरी जो डॉटर इन लॉ है, वो ऐसी चीज़ में भी इंटरेस्ट रखती है। जानना सब चाहते हैं, देखना सब चाहते हैं, बट उस तरफ कदम बढ़ाने के लिए एक थोड़ी-सी झिझक हर किसी को होती है। तो मैंने उनसे परमिशन ली, उन्होंने बोला, "बताओ मुझे इंटरव्यू कब है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी।" तो हम दोनों कैब बुक करी हमने और हम इंटरव्यू देने गए और इस तरह मेरा इंटरव्यू हुआ था। सेंट्रियो मॉल में मेरा इंटरव्यू था और मैंने अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा मेरा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। ऑर्गेनाइज़र्स ने मुझे बोला कि आप हमारे लिए मतलब वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आप हमारे लिए एक वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के आए हैं और मेरा लास्ट मोमेंट सिलेक्शन हुआ एंड नेक्स्ट डे से हमारी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई।
बहुत सारे दोस्त बनाए मैंने, डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब जैसे होता है ना कि एक आप दोस्त बनाते हो जब आप बैचलर होते हो, बट जब आप मिसेज़ होते हो मतलब कि सबकी अपनी-अपनी फैमिलीज़ हैं, सबके अपने-अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, सबके बच्चे हैं और सब अपने-अपने बच्चों को घर पे छोड़कर आते हैं। वो ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, 5-6 घंटे के आप वॉक की तैयारी करते हैं, कैसे आपने स्माइल करना है, कैसे आपने हाथों को अपने मूव करना है, ये सब चीज़ें आपको वो 7-8 दिनों में सिखाई जाती हैं। तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था और फिर इतने दोस्त बनाए मैंने वहाँ पे कि जिनके साथ मैं कॉम्पिटिशन में भी थी। बट मेरे लिए कॉम्पिटिशन मानना ये है कि मैं कॉम्पिटिशन को अपने लिए देखती हूँ। मैं कभी भी अपनी दिशा चेंज नहीं करती कि दूसरे के लिए नहीं सोचती कि अरे वो मेरे से अच्छा है। सब अपने आप में सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ मैं अपना ही कॉम्पिटिशन हूँ। मैं अपने से और कितना बेस्ट दे सकती हूँ मैं यही सोचती हूँ और तभी मैंने शायद वो दिमाग में ठान ली थी कि कॉम्पिटिशन ऐसे देख के नहीं करूँगी, सिर्फ़ उस अपने विज़न में रखूँगी कि वो ताज मेरे सर पे है। क्योंकि मेरे को भरोसा है तो मेरे साथ में सबको भरोसा रहेगा। तो ऐसे ग्रूमिंग हुआ, फिर फिनाले की बारी आई तो फिनाले में बहुत घबराहट हुई। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया कि मेरे हाथ भी थोड़े से शिवर हो रहे थे क्योंकि हर कोई जो पार्टिसिपेंट वहाँ पे था, वो अपने आप में बहुत ही शानदार था क्योंकि किसी के बोलने का तरीका बहुत सुंदर था, किसी के प्रेज़ेंट करने का तरीका बहुत सुंदर था और किसी का ड्रेस पहनने का तरीका बहुत सुंदर था। तो मुझे ये लगता है कि सब अपने-अपने आप में बहुत काबिल थे। जितनी भी लेडीज़ मेरे साथ थी और आज भी मैं उन लोगों से कनेक्टेड हूँ। मैंने इतने सुंदर दोस्त बनाए उस दौरान और फिर फाइनली एक नर्वसनेस के साथ स्टेज पे सब कुछ किया। क्वेश्चन का आंसर दिया, इंट्रोडक्शन दिया, रैंप वॉक की, कॉन्फिडेंटली की एंड फाइनली आज आप देख सकते हैं कि मैं मिसेज़ उत्तराखंड की विनर हूँ। मैम मिसेज़ उत्तराखंड होना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और जी, आप इसे ज़रूर मानती होंगी जी। क्योंकि हम उस जर्नी को आपको आपने जो बताया उसे हम महसूस भी कर रहे हैं। तो मैम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आप इसे नॉर्मल समझती हैं कि मिसेज़ उत्तराखंड ठीक है, इट्स नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर? जी, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ही इटसेल्फ मेरे को मोटिवेट करता है। जब आप किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़रते हैं और जब तक आपकी लाइफ़ में चैलेंजेस नहीं होंगे, लाइफ़ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो मैंने को लगता है कि सिर्फ़ मिसेज़ उत्तराखंड वो ताज पहनना नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि आप आगे चल के कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। स्पेशली आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आज खुद अपने आप को बहुत प्रिविलेज्ड फ़ील कर रही हूँ कि हमारे भारत देश में आज इतनी तरक्की हो गई है कि जो गॉड गिफ्टेड लोग भी हैं, उन वो भी आज इतनी आगे बढ़ के और आप मेरे सामने बैठे हैं सर, आप खुद इत गॉड गिफ्टेड हैं और मुझे यही चीज़ हमेशा बचपन से करने का बहुत वो था कि अ, हम सब देख सकते हैं, हम सब फ़ील कर सकते हैं, बट जो गॉड गिफ्टेड होते हैं क्या मैं उनके लिए कभी कुछ कर पाऊँगी? तो मुझे लगता है ये मैंने पहला कदम मिसेज़ उत्तराखंड के बाद ले लिया है कि आज आप मेरे को लेकर आए मेरे इस अपने प्लेटफ़ॉर्म पे और मुझे इसी चीज़ का बहुत नाज़ है कि आज मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बैठी हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी तरफ से आपके लिए कुछ, आपके ऑर्गनाइज़ेशन के लिए या आपके बच्चों के लिए कुछ भी करूँगी, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी। मैम आप कथक से भी जुड़ी हुई हैं और आप फेशियल योगा से लेकर ज़ुम्बा एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये जो मिसेज़ उत्तराखंड बनने के बाद ये जर्नी शुरू हुई या उससे पहले ही आपने इन सब में आपने काम करना धीरे-धीरे शुरू कर दिया था? तो मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करूँगी, कथक तो मैं बचपन से करती हूँ, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें कि वो मुझे हमेशा मतलब कथक के लिए प्रेरित करती रहीं और वो मेरे को क्लासेस में चाहे मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी, 4 साल की मैं बच्ची थी और चाहे मैं वहाँ जाके लोगों को देखती थी बट मेरी माँ ने हार नहीं मानी। मेरी माँ ने बोला कि नहीं मैं तुमको हमेशा क्लासेस में ले जाऊँगी और मैं तुमको बनाऊँगी, वो मेरा मेरा सपना है और तुम जियोगी। ठीक है? तो कथक की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, फिर मुझे बहुत अच्छी गुरु मिली, मैं उपमा शुक्ला जी के अंडर मैंने अपनी जब मैं देहरादून में थी, तब मैंने उनके अंडर अपनी पूरी बैचलर्स करी। मैं अपनी मास्टर्स के लिए महाराज जी के पास पहुँची, दिल्ली पहुँची, देहरादून से बाहर निकली और महाराज जी से ट्रेनिंग ली, अपनी मास्टर्स मैंने कथक में की है और उन्हीं के अंडर की है। आज मैं बहुत अपने आप को खुश मानती हूँ कि मेरे ऊपर उनका हाथ भी रहा है, महाराज जी का।
फेशियल योगा का मैं ऐसे बोलूँगी और फिटनेस का स्पेशली ऐसे बोलूँगी कि फिटनेस मेरी लाइफ में जब हम एक ऐसी टाइम में आते हैं जब आप डील कर रहे होते हो कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है कि फिजिकली स्ट्रांग रहना है। तो मैं इसकी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी कि एनसीसी की मैं कैडेट रही हूँ अपने कॉलेज में और एनसीसी ने मुझे बहुत एक नई दिशा दिखाई थी कि मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी। तो एक टाइम आया, एक समय आया, मेहनत करी, फिटनेस अपने लिए एक मोटिवेशन बना लिया कि नहीं, मुझे फिट रहना है, मुझे वो कैडेट बन के लेफ्टिनेंट बनना है तो बनना है। और मैंने इसी तरह आर्मी एसएसबी की तैयारी करी और मैं उसमें क्लियर हो गई थी एंड देन मेरा इलाहाबाद में इंटरव्यू था और 2017 बैच की मैं इलाहाबाद की एसएसबी की कैडेट रह चुकी हूँ, रिकमेंडेशन हो गया था। बट मेरे को ये लगता है कि भगवान के पास आपके लिए नए रास्ते होते हैं, तभी वो एक रास्ता बंद करते हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें थी जो मैं समझ रही थी कि मैं फिट हूँ, बट अकॉर्डिंग टू आर्मी आप बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हैं, तो उनके लिए शायद मैं थोड़ी-सी अनफिट रह गई। मेरे बॉडी में कहीं पे सिस्ट था जिसकी मुझे नॉलेज नहीं थी, तो वो मुझे वहीं जाके पता चला। बट कोई बात नहीं, आँसू भी आए और दुःख भी बहुत हुआ, इतनी मेहनत करी थी, बट फ़िटनेस का हाथ नहीं छोड़ा। फ़िटनेस हमेशा अपनी लाइफ़ में रखा और रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी आर्मी में नहीं कर पाई, तो सोचा कोई बात नहीं, अब दूसरा कदम उठाती हूँ और मैंने जो मेरा कथक से रिलेटेड फ़ील्ड है, मैंने अपना इंटरव्यू दिया और मेरा दुबई सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ से पहले कतर गई, अपने सीधे मैं मेरे को लगता है मैं अपने देहरादून से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गई हूँ और मैं सीधे बाहर गई तो मैं सीधे अपने हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट किया मैंने, इंडियन एम्बेसी के साथ काम किया है मैंने कतर में। 7-8 साल जीसीसी कंट्रीज़ में अपने आप को अपने लिए परफ़ॉर्मेंस करी है, इंडियन एम्बेसी के लिए परफ़ॉर्मेंसेस करी हैं। तो ये जर्नी दुबई की थी, फिर दुबई से वापस आ गई मैं, मेरी शादी हो गई और अब मैं 3 साल के बेटे की माँ हूँ। यस, बिल्कुल। तो मैम आपने जो जर्नी बताई, मैम इतना सारा आप करती हैं काम, बिल्कुल आप आपकी जगलिंग होगी एक तरीके से फैमिली, इन-लॉज़, कथक, एंकरिंग एंड फेशियल योगा, जुम्बा, मैम कैसे मैनेज कैसे करती हैं आप इतना सब कुछ? तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लें, ठीक है? अगर आप थोड़े-से डिसिप्लिन बन जाएँ अपनी लाइफ़ में, कि डिसिप्लिन बहुत छोटी चीज़ से स्टार्ट होता है, एक सुबह उठने से ही आपका डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। तो मैंने भी एक पॉडकास्ट में सुना था, गुरु गोपाल दास हैं, अगर किसी को नॉलेज है, मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ। तो उन्होंने ये एक छोटी-सी बात बोली थी कि अगर आपको अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन आना है, तो सबसे पहले सुबह उठना, जो वो आप एक अलार्म लगाते हैं ना कि मैं 6 बजे उठूँगी और वो अलार्म बंद कर देते हैं और स्नूज़ पे डाल देते हैं, वहीं आपका डिसिप्लिन पता चल जाता है कि आप उस एक सिर्फ़ उठने दिन की शुरुआत करने से ही आप डिसिप्लिन नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्नूज़ बटन जो है, वो मेरी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन चुका है कि अगर मेरा अलार्म 6 बजे बजना होता है, तो मैं 5:50 पे उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता है कि जब तक मैं डिसिप्लिन नहीं रहूँगी, शायद मैं उसको अपने बेटे को पास नहीं कर पाऊँगी। और अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रहूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाएँगी एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप सुबह उठते हैं, अपने बेटे को तैयार करना है। बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे पास मेरी मदर इन लॉ का, जो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता कि खाने का ध्यान वो रख लेती हैं। बट येस, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं इस फ़ील्ड में। उनको कुछ नॉलेज नहीं है इस फ़ील्ड से, बट देन ही मेक श्योर्स कि जहाँ भी मेरे को सपोर्ट चाहिए, जहाँ भी मुझे चाहिए कि मेरे को अपना टाइम चाहिए, जैसे फेस योगा हो गया और मुझे अपनी फिटनेस का योगा क्लास करनी है या मुझे अपने खुद के सेशंस लेने हैं, तो ही मेक श्योर्स कि वो बेटे का ध्यान रखें। और वो खुद भी अपने आप बिजनेसमैन है, तो वो खुद भी काफ़ी बिजी रहते हैं, बट ही मेक श्योर्स कि कोई तो है फैमिली में जो आगे बढ़ के इतना सब कुछ करना चाहता है, तो अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है ऑल टुगेदर सपोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ में। बिल्कुल। मैम योगा तो हम सबने सुना हुआ है, ये फेशियल योगा क्या है? और बताएँ क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है और कैसे हम इससे बेनिफिट पा सकते हैं? जी तो अभी बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है, जैसे फ़िल्म स्टार्स भी बहुत ज़्यादा इसके इसके अंदर आते जा रहे हैं। एक्चुअली फेशियल योगा
बहुत एक सिंपल सा टेक्नीक है, जिससे आप अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं। आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो लिम्फेटिक ड्रेन्स होते हैं, वो आपके फेस में होते हैं। 260 लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है आपकी फेस में, तो वो आप जब रिलैक्स करते हैं, देखिए बॉडी से रिलैक्स हर कोई करना चाहता है, ठीक है? आप सो जाते हैं, बॉडी से रिलैक्स हो जाते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि आपके फेस की मसल्स को भी रिलैक्सेशन की बहुत ज़रूरत है? तो फेशियल योगा वो ये काम करता है, जिसमें कि आप मॉइस्चराइज़र लगा के अपने हाथों की टेक्नीक से, और थोड़े आप आजकल टूल्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं, जैसे गुआशा है, आपके पास वुडन टूल्स हैं, आयुर्वेदिक टूल हैं, और ये सब टूल्स हैं, मार्केट में मिलते भी हैं। आप सब लोग डिस्कवर कीजिए। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप मेरे को फॉलो भी कीजिए इंस्टाग्राम पे। मैं ये सब चीज़ें पर्सनली सबको ट्रेन भी करती हूँ कि अपनी फेस का ध्यान रखना सिर्फ केमिकल्स लगाना नहीं है। गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। आप खुद देखते होंगे कि आपकी दादी, नानी, वो बिना कुछ लगाए इनकी स्किन इतनी ग्लो करती है, इतना, क्योंकि वो केमिकल से इंट्रोड्यूस्ड नहीं थे। क्योंकि आप जितनी नेचुरल रहेंगी, उतनी वो नेचुरल आपकी इनर ब्यूटी भी है। बट आउटर ब्यूटी भी कहीं न कहीं, जैसे हम मिसेज़ उत्तराखंड के लिए गए थे, तो आउटर ब्यूटी भी कहीं न कहीं काउंट करती है, क्योंकि आप पेजेंट हैं। आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, फेस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केमिकल से थोड़ा-सा हर किसी को, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कितने ही आप 40s 50s प्लस हो, आप थोड़ा-सा केमिकल से दूर रहिए और थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। मेरा मानना ये है कि रोज़ वाटर से मसाज कीजिए अपने फेस का, एलोवेरा जेल यूज़ करिए। कि आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे मैंने अपना बहुत ज़्यादा वेट गेन किया था, तो मुझे बहुत सारी चेंजेज़ आए, मेरे फेस में भी बहुत चेंजेज़ आए। मुझे अंडर आइज़ डार्क सर्कल्स बहुत हो गए, बेबी को रात भर लेके बैठना पड़ता था। तो बट ठीक है, सब चीज़ का टाइम होता है, सब चीज़ का समय होता है, और आप हर चीज़ ओवरकम कर लेते हैं समय के साथ। तो मुझे लगता है कि वो 1 साल मैंने फेस योगा नहीं छोड़ा। तो वो फेस योगा मैंने नॉर्मल, बहुत नॉर्मल टेक्निक्स करी। आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप उससे कीजिए, आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप उससे कीजिए, बट कीजिए। आप रात को कीजिए, दिन में कीजिए, इसका कोई समय नहीं है। बट आप थोड़ा-सा अपने फेस पे मसाज करेंगे, तो इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू बेनिफिट इवन इन योर स्लीप। अगर आप जब सोते हैं तो आप कितना रिलैक्स फील करेंगे कि आपके फोरहेड की सारी मसल्स रिलैक्स्ड हैं। तो वो है फेस योगा। यस, ये बड़ी नई चीज़ है, यूनिक चीज़ है। थोड़ा ट्रेडिशन पे जाता हूँ क्योंकि आप कथक भी आपने सीखा हुआ है और आपने कथक सीखा है पंडित बिरजू महाराज जी से हाँ जी। और आपने तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अभी कुछ ही दिन पहले हमने उनकी डेथ एनिवर्सरी भी की है। तो मैम आपका पर्सनल कैसे आपने उनसे क्या सीखा? क्या ऐसी चीज़ जो आप क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। उनका मानना ये था कि, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हर किसी की ज़िंदगी में एक गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप भले ही आप छोटी-सी चीज़ सीखते हैं, साइक्लिंग भी सीखते हैं, तो आपके माँ-बाप आपके गुरु बन जाते हैं, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना गुरु के, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी हम तो आज टीचर्स बोलते हैं। तो बट मेरे लिए मानना ये है कि अगर आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है, तो आप वो सब चीज़ पा सकते हैं, वो सब चीज़ जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी, वो आप सब चीज़ अचीव कर सकते हैं। और महाराज जी से मैंने एक बहुत छोटी-सी चीज़ मैं शेयर करूँगी अपने दर्शकों से जो मुझे सुन रहे हैं, कि वो ये बोलते थे कि किसी को नृत्य ऐसे सिखाओ कि इतना इंस्ट्रक्शंस आपका क्लियर हो कि जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, वो भी आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके नृत्य कर सकें। तो मुझे लगता है कि वो बात आज तक मेरी क्लासेस में मैं फ़ॉलो करती हूँ कि मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को इतना क्लियर रखती हूँ। उनके साथ भी वही था, वो अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत छोटे में बोलते थे, बट इतना सुंदर बोलते थे कि अपने हाथों की कलाइयों को ऐसा घुमाओ कि आप वो गुलाब आपने अपने हाथों में पकड़ा है और धीरे से उसको गिराया है, तो आप कैसे फ़ील करोगे कि आप उस गुलाब के पत्तियों को गिरा रहे हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थे उनके। तो वो यही कहते थे कि अपने इंस्ट्रक्शंस अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से दो कि चाहे वो सुन ना पाएँ, चाहे वो देख ना पाएँ, बट वो इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करके ही नृत्य सीख जाएँ। बिल्कुल। तो मुझे वो बात हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल और हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं क्योंकि लेजेंड हैं वो। जी। एंड इसके अलावा मैम आप बाहर भी रही हैं, आप कतर, यूएई तो मैम वहाँ से फिर इंडिया भी तो आप मिस करती होंगी, जब आप उस समय रही होंगी, कोई यादें जब फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना इमोशनल कनेक्शन आपका इंडिया से और आपका ख़ासकर उत्तराखंड से? जी, मैं सभी दर्शकों को ये बोलूँगी कि
बहुत फ़ैसिनेटिंग दुनिया है बाहर। आप बाहर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, बट एक हिंदुस्तानी से ना कोई हिंदुस्तानी नहीं निकाल सकता। उसके अंदर से वो जो जज़्बा है ना कि आप अब हिंदुस्तान के हैं, वो आपसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। चाहे आप कहीं भी हैं, देश में कहीं मतलब विदेशों में कहीं भी आप जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने उत्तराखंड को कभी नहीं भूल पाई। मैं अपने उत्तराखंड के कल्चर को कभी नहीं भूल पाई। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल रही हूँ अपनी लाइफ में हमेशा, पूजा-पाठ में मेरा बहुत अ, हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे ये लगता है कि मैंने अपने उत्तराखंड का कल्चर भी दुबई जैसी जगह में अपने स्टूडेंट्स को हो गया या अपने को फेलो मेंबर्स को हो गया या कलीग्स को हो गया, मैं काफ़ी पहाड़ी गाने चला के उनको डांस भी कराती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अंदर से उत्तराखंड तो नहीं निकाल पाई, ठीक है? बेड़-पा को किसी को नहीं किसको नहीं पता। तो वो सॉन्ग पे हम आज भी मुझे याद है चाहे न्यू ईयर पार्टी होती थी या हमारी दिवाली पार्टीज़ होती थी, तो सब लोग मुझे बोलते हैं, "अरे रिदम उत्तराखंड का वो गाना चलाओ ना।" तो हम बेड़-पाकों पे भी नृत्य करते थे और डांस करते थे, एन्जॉय करते थे। तो मुझे ये लगता है कि चाहे आप विदेश चले जाएँ, चाहे आप कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, अपने हिंदुस्तान को मत भूलिए, क्योंकि हिंदुस्तान से सुंदर कोई नहीं, कोई जगह नहीं है। बहुत फ़ैसिनेटिंग है। मुझे लगता है दुबई अपने आप में बहुत सुंदर जगह है, ठीक है? बट आपके हिंदुस्तान से सुंदर और आपके उत्तराखंड से सुंदर ये तो एक स्वर्ग है जहाँ हम रहते हैं। तो और इसी से मुझे एक चीज़ मुझे अपने दर्शकों को ये बोलनी है कि जो हमारा उत्तराखंड है, वो एक सच में एक स्वर्ग माना जाता है। जब हम किसी को बताते हैं, फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि मैं देहरादून में रहती हूँ या मैं मसूरी में रहती हूँ, तो जब लोग फ़ोटोज़ देखते हैं, तो कहते हैं, "अरे वाह! तुम कितनी सुंदर जगह में रहती हो, कि तुम तो मतलब साफ़ हवा में रहती हो। कितने पेड़-पौधे हैं तुम्हारे सराउंडिंग में।" तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि अपने पेड़-पौधों को ज़रूर बचाइए। मैं भी उसी की तरफ काम करना चाहती हूँ। मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एज़ अ मिसेज़ उत्तराखंड, तो मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप जितने से जितना अपना गार्बेज कंट्रोल कीजिए, बाहर रोड पे मत फेंकिए, उस नेचर में मत फेंकिए जो लोगों के लिए स्वर्ग है। जो लोग बाहर से देखने आते हैं, वहाँ पे मत फेंकिए, ठीक है? अपने आपने कोई बॉटल से पानी पिया है, सो मेक श्योर आप उसको बैग में डाल दीजिए। देन आप उसको या तो गार्बेज में डाल दीजिए। आप कहीं भी नेचर में मत डालिए, क्योंकि ये नेचर को देखने के लिए लोग अमेरिका से भी उत्तराखंड आते हैं। और लिंडौर तो हमारा कितना फ़ेमस जगह है, कितने आप देखेंगे अगर कितने फ़िल्म आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, दे स्पेशली कम टू स्टे इन लिंडौर कि उससे ज़्यादा सुंदर जगह कोई नहीं है धरती पे। तो मेरा मानना यही है कि अपने सुंदर देहरादून को बचाइए, पेड़-पौधे लगाइए, जितना हो सके पेड़-पौधे लगाइए, क्योंकि अगर जितनी आप साफ हवा लेंगे, अभी आप आजकल देख ही रहे हैं कि दिल्ली का और इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो कोशिश कीजिए कि देहरादून नेक्स्ट दिल्ली ना बने, है ना? और पेड़-पौधों की तरफ जितना आप पेड़-पौधों से भी जुड़े रहेंगे ना, आप उतना माइंड भी आपका फ्रेश रहता है। मुझे ऐसा लगता है आप गार्डनिंग कीजिए, तो ना आपका माइंड भी बहुत एक्टिव रहता है, आप फ्रेश रहते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है अपने दर्शकों के लिए कि ये अपने देहरादून को प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर देहरादून। ये नेचर की बात हो गई, बहुत अच्छी बात है और हिंदुस्तान की भी आपने बात की कि हिंदुस्तान अपने दिल से नहीं निकलना चाहिए। जी, तो मैम घूम के मैं आता हूँ वापस मिसेस उत्तराखंड पे, क्यों? क्योंकि आप आप एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं उन सभी लड़कियों के लिए, उन स लेडीज़ के लिए, उन सभी मिसेज़ के लिए, जो शायद इस तरह का ब्यूटी पेजेंट या कुछ भी मुकाम या पर्यावरण के लिए, तो जो मिसेज़ उत्तराखंड बनना चाहते हैं या चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? कहाँ से तैयारी शुरू करें या अपने अंदर क्या बदलाव लाएँ? जी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था आपका ये। मैं सभी लेडीज़ को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी शादी, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को कभी भी एज़ अ रिस्ट्रिक्शन मत रखिए कि आप कुछ कर नहीं पाएँगे। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर हौसला रखिए और अपने अंदर भरोसा रखिए कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। अपनी फैमिली के सपोर्ट से, अपनी फैमिली से शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके साथ किसी बड़े का हाथ है, जैसे मेरे साथ हमेशा मेरी मदर इन लॉ का हाथ रहा है, वो मेरे को हर जगह लेके जाती हैं, आज भी वो मेरे साथ हैं। तो मैं यही बोलूँगी अपने बड़ों की बातें भी मानिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें कोई चीज़ गलत नहीं सिखाएँगे कभी भी।
बट येस, अगर आप ये ग्लैमर फ़ील्ड में, पहले तो मैं सभी लेडीज़ के लिए और जो भी मतलब फैमिली में जो नहीं सपोर्ट कर पाते उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ग्लैमर वर्ल्ड को खराब नज़रिए से मत देखिए। ग्लैमर वर्ल्ड अपने आप में एक खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर सिर्फ़ सुंदर होना ही नहीं सब कुछ होता, आपकी इनर ब्यूटी बहुत मैटर करती है। आप अगर आप स्टेज पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये फ़ील्ड किसी भी चीज़ से कम नहीं है। तो अगर आपकी डॉटर है, आपकी डॉटर इन लॉ हैं, अगर वो जाना चाहती हैं ग्लैमर फ़ील्ड में और शो बिज़नेस में, अगर वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से वो आपकी फैमिली का ही नहीं, आपके देश का भी नाम रोशन कर सकती हैं। तो मैं तो सारी मिसेज़ से बोलना चाहूँगी, अपने न्यूट्रिशन पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप फिट हैं और आप अच्छा खाना खाते हैं और आप थोड़ा-सा योग करते हैं और आप वर्कआउट करते हैं, चाहे वो कैसा भी है, चाहे आप ज़ुम्बा करते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का शारीरिक वर्कआउट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मेरी सारी मिसेज़ को यही मैसेज है कि आप अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए और फ़िटनेस पे तो ऑफ़ कोर्स ध्यान दीजिए और आप कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो मिसेज़ उत्तराखंड है, मिसेज़ इंडिया है, चाहे मिसेज़ यूनिवर्स है। जी, बिल्कुल। आपने एक बात करी मेंटल टफ़नेस की। मैम आप इतना कुछ करती हैं, मतलब आपके लिए फ्री टाइम मिलता है और अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप उस फ्री टाइम में क्या करती हैं? जी, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, मेरी सारी मिसेज़ मेरे से एग्री भी करेंगी। देखिए, फ्री टाइम मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्री बैठे हैं, तो इसका मतलब आप अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में ले जा रहे हैं, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप कुछ भी कर रहे होते हैं, चाहे आप अपने बच्चे से इन्वॉल्वड हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, चाहे आप अपने मदर इन लॉ के लिए कर रहे हैं और चाहे आप बाहर जाके कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हुँ। और उस एक्टिव माइंड को रखने के लिए कभी भी फ्री मत बैठिए और अगर मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कभी आगे जाके फ्री टाइम मिले, तो मैं ऑफ़ कोर्स मैं अपना फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना चाहूँगी। मेरे को गार्डनिंग बहुत पसंद है। मेरे को हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद है, जो कि मेरे हस्बैंड से मेरे को इंटरेस्ट आया है, उनको बहुत पसंद है हॉर्स राइडिंग करना। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहो, ट्रैकिंग करो, एडवेंचर पे जाओ, वो सब फ्री टाइम में आप कीजिए रादर देन स्क्रॉलिंग रील्स, हुँ। क्योंकि उस रील से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ़ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं और वो आपका सिर्फ़ माइंड नेगेटिविटी और आपके माइंड को ड्रेन कर रही हैं, ठीक है ना? तो रील स्क्रॉल मत कीजिए, रील्स को अपने आप के लिए एक मोटिवेशन रखिए कि अगर वो रील में जो इंसान है वो कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। तो इसी नोट पर एक सवाल मेरे पास आया मुझे कि मैम आपका भी कोई इंस्पिरेशन रहा होगा जिससे आपने ये सब करने की प्रेरणा ली, तो वो कोई है जिसकी स्टोरी आप शेयर करना चाहें? जी, मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। हुँ। मेरी माँ बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी रही हैं अपने लाइफ में, तो मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने हमेशा मुझे एक ही चीज़ सिखाई रिदम, हार-जीत तो ज़िंदगी का देखिए हार-जीत तो ज़िंदगी में लगी रहती है, बट मेहनत करना मत छोड़ना। हार्ड वर्क करोगे तो अचीव कर पाओगे, हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी माँ ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मैम एक सवाल आपके नाम से जुड़ा हुआ, रिदम बहुत प्यारा नाम है मैम आपका और जी, ये म्यूज़िक से भी कनेक्ट करता है और ज़ुम्बा हो गया जो भी चीज़ें हो गई, वो भी म्यूज़िक से रिलेट करती हैं। तो जी। मैम कैसे आप अपने नाम को या आप कैसे खुद को म्यूज़िक से रिलेट करती हैं? जी तो पहले तो मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी मिसेज़ उत्तराखंड बनने के बाद। आज मैं पहली बार इस क्वेश्चन के अक्रॉस आई हूँ कि मेरा नाम ऐसे मैं अपने नाम से कैसे रिलेट कर पाती हूँ। तो पहले तो मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। मेरे फादर एक म्यूज़िशियन हैं और वो उस टाइम पे मतलब जब मेरे फादर बहुत छोटे थे, तब वो उस टाइम पे गिटार बजाते थे और वेस्टर्न म्यूज़िक का जब बहुत कम लोगों को पता होता तो वो तो उस टाइम के इलेक्ट्रिक गिटार के आर्टिस्ट रह चुके हैं देहरादून के। दून स्कूल में उन्होंने जॉब की है और तो उनका मानना ये था कि देखो चाहे बेटा होगा, चाहे बेटी होगी, मैं नाम पहला रिदम ही रखूँगा, ठीक है? तो उन्होंने मुझे इनाम दिया, सो थैंक यू सो मच। आज मैं अपने पापा को थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सुंदर नाम दिया है
कि आज मैं आपका नाम रोशन कर पा रही हूँ नेशनली, इंटरनेशनली। तो मैं अपने आप को म्यूज़िक से बहुत रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में हुई है। तो छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते थे, तो मेरे पापा माइकल जैक्सन्स की म्यूज़िक लगाते थे। तो उस टाइम पे एमटीवी आया करता था। आजकल तो यूट्यूब पे सब फैसिलिटीज़ हैं, बट मुझे आज भी याद है कि वो एमटीवी पे हम माइकल जैक्सन का वेट करते थे कि वो कब म्यूज़िक बजेगा और हम उसी की म्यूज़िक पे मतलब हम आज भी याद है मुझे कि हम शूज़ पहनते-पहनते, सॉक्स पहनते-पहनते भी हम उसकी म्यूज़िक पे उसके स्टेप्स फ़ॉलो करते-करते अ, तो वो इस टाइप की परवरिश रही है मेरी और मेरे फादर गिटारिस्ट रहे हैं। तो हमारे यहाँ हम 4 लोग हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई। तो हम लोग कभी भी ऐसे बाहर ज़्यादा घूमना-फिरना नहीं करते थे। हम लोग 4 बैठते थे और हम लोग अपनी ही पापा गिटार बजाया करते थे और चाहे सुर में थे, चाहे बेसुरे थे, बट हम भी गाना थोड़ा गा ही लेते थे। तो इस चीज़ से मेरी मतलब बचपन से ही मेरी जर्नी म्यूज़िक से बहुत रिलेटेड रही है, इंस्ट्रूमेंट से बहुत रिलेटेड रही है। मैं अपने टाइम में सितार भी बजाया करती थी, थोड़ा-सा डिटैच हो गई उससे, बट कोई बात नहीं। मेरा बेटा अब मैं अपने सपने अपने बेटे के थ्रू देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि उसको थोड़ा-सा सितार की नॉलेज ज़रूर दूँगी एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि आप म्यूज़िक से जुड़े रहें क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके चाहे आप कितने ही दुखी हों, चाहे आप कितने ही खुश हों, आप एक चीज़ ज़रूर करते हैं, आप गाना ज़रूर सुनते हैं। ठीक है? तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो सिचुएशन से बाहर लाके आपके माइंड को बहुत फ्रेश करता है। बिल्कुल। मैम इस नोट पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इससे पहले कि हम ऑडियंस से भी जवाब लें, सवाल लें, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो मैंने ना पूछी हो और आप बताना चाहती हो? सर आपने मेरी लाइफ के ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपने मेरी लाइफ का बहुत सुंदर से सुंदर कवर किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं वो सभी मेरे आपने कवर किए हैं सो थैंक यू सो मच सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम दिस आगे मैं करती रहूंगी ऑफ कोर्स आगे मेरे और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं प्लान्स हैं बट यस मैं लास्ट में एक मैसेज बस यही देना चाहूंगी दर्शकों को कि आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा क्योंकि डेस्टिनी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेस्टिनी ऊपर से लिख के आते हैं, ये मैं मानती हूँ कि आपकी डेस्टिनी ऊपर लिखी जाती है, बट आप अपने हाथों से भी अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं। बिल्कुल। इस नोट पर हम ओपन करेंगे, अगर सवाल हैं हमारे पास ऑडियंस के तो वो सवाल पूछ सकते हैं मैम से। नमस्ते मैम, मेरा नाम आरजे भाई पाठक है। मैं यहाँ रेडियो जॉकी का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैम मेरा पूछना ये है कि आप लोग मतलब डाइटिंग करते हो, तो आप लोग क्या खाते हो कि मतलब इतना फिट रहते हो? बहुत ही सुंदर सवाल था। एक्चुअली मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि डाइटिंग वर्ड एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड बना दिया है आजकल के टाइम में। डाइट मत कीजिए। मैं सभी को ये बोलती हूँ डाइटिंग मत कीजिए, बैलेंस्ड डाइट कीजिए। बैलेंस्ड खाना खाइए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए राजमा-चावल सभी को पसंद होता है, छोले-चावल सभी को पसंद होता है, मुझे बहुत पसंद है छोले-चावल, ठीक है? और छोले-भटूरे तो मेरा फ़ेवरेट है। बट येस आई मेक श्योर कि जब भी मैं क्योंकि देखिए एक छोटी-सी ज़िंदगी है एंड खाना इतनी वैरायटी का खाना है हमारे हिंदुस्तान में, मुझे अभी-अभी गोलगप्पे खाने का भी मन कर गया क्योंकि खाने की बात हो रही है तो। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूँगी कि वर्कआउट और डाइट का एक बैलेंस बनाइए, ठीक है? आप जितना कैलोरी इनटेक करते हैं, उतनी ही कैलोरीज़ बर्न कीजिए, ठीक है? क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आपकी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है और एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आपकी फर्दर लाइफ के लिए भी अच्छी नहीं है। तो अगर ये डाइट वर्ड एक्चुअली मेरे को एक चीज़ याद दिलाता है कि डाइट वर्ड ना डायबिटिक लोगों के लिए आया था। जब इंटेंशन ये था कि डायबिटिक लोगों को कितना प्रोपोर्शन ऑफ खाना खाना है, तो बैलेंस्ड डाइट हमारे लिए है। हम यंगस्टर्स के लिए है, हम 40s टच कर रहे हैं, 50 टच करें, बैलेंस्ड डाइट कीजिए, ठीक है? खाइए, सब कुछ खाइए, लाइफ का मज़ा लीजिए। भई चटपटी चाट और गोलगप्पे का मज़ा कुछ बैलेंस्ड डाइट में मतलब फ्रूट वेजिटेबल्स नहीं दे सकते, बट येस फल भी खाइए, वेजिटेबल्स भी खाइए, अपने न्यूट्रिशन को, कार्बोहाइड्रेट्स को
अपने प्रोटीन इनटेक को अच्छा रखिए और इसी के साथ वर्कआउट ज़रूर कीजिए। तो आपकी बॉडी में जो भी अननेसेसरी चीज़ें जा रही हैं, जो आपने गोलगप्पे खा के डाली हैं, वो वर्कआउट के थ्रू निकल जाएँ। Hello, ma'am. Good afternoon. I am Omkar from Pune, Maharashtra. First of all, very congratulations to you from whole my Radio Divans team to title of Mrs. Uttarakhand. Thank you. My question is, you told us you are represent Indian Embassy in Qatar. Yes. So, what is your proud moment? Can you tell us something about that? Okay. So wonderful question. मैंने अपनी जब आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू जुड़ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं जब आप बाहर जाते हैं तो आप हिंदुस्तान का नाम अपने साथ लेके जाते हैं। तो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट ये था, मैं थोड़ा सा कतर से दुबई में आऊँगी क्योंकि वहाँ मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, जहाँ मैंने दुबई एक्सपो 2020 हुआ था और मैंने 2 घंटे तक स्टेज पे नृत्य किया था, सोलो बाय माई सेल्फ ऑल अलोन। मेरे और भी स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, बट दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था जब मैंने वो किया था। मतलब वहाँ पे मेरे ख्याल से 600 टू 700 पीपल वर वॉचिंग मी और मेरे को आज भी याद है जब मैंने सम मारा था, जो हम कथक में बोलते हैं कि हम सम पे आते हैं, तो जब मैंने वो सम मारा तो वो 600 के 600 लोगों को मैंने जब देखा, वो सारे खड़े होके मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। तो दैट वाज द मोस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया और इस इमोशनल मोमेंट पे ही हमको वाइंड अप करना चाहिए। मैं खुद इमोशनल हो गया क्योंकि जब मैं ऐसी चीज़ सुनता हूँ, चाहे कोई भी हो, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो खैर इस नोट पे मैम का थैंक यू कहेंगे कि वो आई हमारे बीच 91.2 NIVA चरदून के इस प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने हमारे साथ इतनी सारी बातें करी। हम उनको शुभकामनाएं देंगे मिसेज इंडिया के लिए कि वो भी क्राउन वो जीते और हम उन्हें फिर बुलाएंगे यहाँ पर, फिर उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल जाने से पहले जो मैं कह के जाऊंगा वो मैं कह के जाऊंगा। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, लेकिन आपको यहाँ से जाना नहीं है। इस वीडियो पर आपको कमेंट करने हैं, सवाल आपके पास जो है वो जरूर करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर भी करना है और भी वुमेन्स जो बाहर हैं उनको इंस्पायर करना है ये वीडियो भेज करके। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और गेस्ट के साथ। तब तक सुनते और देखते रहिए 91.2 NIVA चरदून, जिंदगी के सफर में आपका हमसफर। Good.